वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अब बस यार यही एक समस्या है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। यही समस्या है, थोड़ा कष्ट है। चलो मैनेज करेंगे, क्या करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर हम लोग क्लास ले रहे हैं लगातार आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आरओ के 2013 से लेकर के अब तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं उनको हम यहाँ लेकर के आए हैं और इस सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ देख लिए हैं। देखो, इस प्रकार की श्रृंखला को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आरओ परीक्षा की डिमांड क्या है, ना केवल आरओ की बल्कि पीसीएस की भी। ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं और आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने चाहिए और कौन से टॉपिक थोड़ा जो है उन पर और ब्रशअप करने की ज़रूरत है, ये हमें पता चलता है। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 47 तक बता दिया था, अभी हम 48 से स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, आपके सामने है प्रश्न नंबर 48 और देख सकते हैं यहाँ पर आप, प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। ठीक है, सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा साथियों, सही जवाब होगा साथियों इसका ऑप्शन डी। ठीक है, आज के समय में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों? आज के समय में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य, आपको याद रखना है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो फिर से बता दूं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोकसभा की समितियों से। देखिए लोकसभा की समितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लोकसभा में या हम कहें संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं, दो प्रकार की संसदीय समितियां बनती हैं। पहली समिति होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है अस्थायी समिति। स्थायी समितियां वो होती हैं जो हमेशा रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं। अस्थायी समितियां वो होती हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाई जाती हैं और वो कार्य जैसे ही खत्म हो जाता है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो संसद की समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर उसी से सवाल है, सवाल क्या है देखिए, सवाल है आपके सामने, आपको बताना है कि लोक लेखा समिति में, ठीक, सवाल है लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने लोग हैं ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला 11, उसमें से भी अच्छा ऑप्शन ए है, इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए आप इसमें देख रहे हैं, ये है लोकसभा से 11 और राज्यसभा से 5 यानी कुल 16, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कि लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कुल 22। तीसरा ऑप्शन दे रहा है लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5, कुल 15। और चौथा ऑप्शन दे रहा है लोकसभा से 17 और राज्यसभा से 10, टोटल 27। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। सही जवाब इसका क्या होगा साथियों? तो याद रखना पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22। याद रखेंगे टोटल मेंबर होते हैं 22। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। यानी इसका जो ऑप्शन है आपके सामने वो है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 15 हो गए लोकसभा से और 7 हो गए राज्यसभा से। टोटल मेंबर कितने हो गए? 22, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रथम देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? केरल में पहली साम्यवादी राज्य सरकार। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन है आपके सामने 1953, 1955, 1957, 1959। और सही जवाब जो इसका साथियों है वो है ऑप्शन सी, 1957 में केरल में पहली साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया। इस तरीके के सवाल देखिए, इनमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है।
ये बस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, पेपर में इसी तरीके से आए हैं, इसी तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है, ठीक है। तो पहले तो इस पोस्ट के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं कि ये पोस्ट क्या है। देखिए पोस्ट है हमारे पास नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं CAG। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है साथियों CAG। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है CAG का, ठीक। ये CAG का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आखिरकार ये करता क्या है ये भी समझ लो। देखो CAG का जो काम है, CAG का जो काम है वो है भारत में जितने भी सरकार के अकाउंट हैं, भारत सरकार के जितने भी अकाउंट हैं उन अकाउंट्स की जांच करना, उन लेखाओं की जांच करना, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है CAG का। अब CAG जो अपनी रिपोर्ट है साथियों ये राष्ट्रपति को रखता है, ध्यान रखना। CAG अपनी रिपोर्ट किसको लगाएगा, CAG अपनी रिपोर्ट लगाएगा भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखते हैं भारत की संसद के समक्ष, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था है। यानी CAG क्या करेगा, CAG जो है वो भारत सरकार के खातों की जांच करेगा और जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पेश करेंगे संसद में। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल देखते हैं। सवाल है कि उसकी टिप्पणी पर अंतिम कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किसकी है, मतलब कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा, भारत की संसद। क्यों, क्योंकि CAG रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसको रखेंगे भारत की संसद में। तो फाइनली जो कार्यवाही करेगी वो करेगी भारत की संसद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसके पास है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर भारत में कोई न्यू स्टेट बनाना है, ठीक है, भारत में कोई नया राज्य बनाना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम इत्यादि में अगर कोई परिवर्तन करना है, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि जैसे कोई राज्य है उसका नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलना है, तो ये काम कौन करेगा, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। तो देखो ध्यान रखना, चाहे नया राज्य बनाना हो या वर्तमान राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्र बदलना हो, उसकी सीमा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, अगर ये कोई भी काम है तो ध्यान रखेंगे हमेशा ये अधिकार, नया राज्य बनाने का, नाम बदलने का, क्षेत्र परिवर्तन करने का, ये अधिकार प्राप्त है भारत की संसद को। ध्यान रखना, भारत की संसद को आर्टिकल 2 और आर्टिकल नंबर 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 ये अधिकार देता है भारत की संसद को कि वह नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करवा सकती है और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। अब जैसे बाबा जी हैं, बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ, अब ये क्या करते हैं, अक्सर करके नाम परिवर्तित करते रहते हैं। तो बाबा जी को यूपी की सीमा के भीतर जितने भी क्षेत्र हैं उनका नाम बदलने का अधिकार है, उन्होंने बदला भी है। जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर उन्होंने अयोध्या कर दिया, ठीक है, बहुत सारे नाम उन्होंने चेंज कर दिया, आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर बाबा जी ये कहें कि मैं यूपी का ही नाम बदलकर जो है रामनगरी रखना चाहता हूँ या कुछ इस तरीके का ही नाम रखना चाहता हूँ, तो ये अधिकार बाबा जी के पास नहीं है। याद रखेंगे कि अगर यूपी के भीतर कोई नाम बदलना है तो बाबा जी बदल सकते हैं, अलीगढ़ का हरिगढ़ कर सकते हैं, लेकिन बाबा जी ये कहें कि मैं यूपी का ही नाम बदल के कुछ और कर दूंगा, ऐसा करने का उनके पास अधिकार नहीं है। यूपी का नाम बदलने की अगर बात आएगी तो यूपी का नाम कौन बदलेगा, भारत की संसद। बात क्लियर है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 53, देखिए, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। यानी राज्यसभा कब तक धन विधेयक को रोक सकती है, बेसिक सवाल ये है, ठीक। धन विधेयक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं, कितने दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए। ठीक, 14 दिन तक ही धन विधेयक को राज्यसभा रोक पाएगी, 14 दिन बाद वो अपने आप पास हो जाएगा। यानी राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अब धन विधेयक के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। जैसे धन विधेयक साथियों ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, हमेशा राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा लेकिन पहले पहले इसको लोकसभा में ही रखा जाएगा। दूसरा, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जाता है। और तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेंगे? इसका फैसला लेंगे लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये सारे के सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। किसकी सहमति से रखा जाएगा या किसकी पूर्व अनुमति से रखा जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक, कहाँ रखा जाएगा? पहले लोकसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा में जब भेजा जाएगा तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक पाएगी। 14 दिन में अगर पास करना है तो कर दे, वरना 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। बात समझे आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, 42, अगर कोई स्टेट है और उस स्टेट में 42 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, यानी उसकी लोकसभा सीटें 42 है, तो उस राज्य में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी? देखिए, अब इसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और बस आंसर निकाल लिया, लेकिन हाँ परंपरा कुछ ऐसी है कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं उनका 1/6 हिस्सा करीब करीब आरक्षित माना जाता है एससी समुदाय के लिए। ठीक है, करीब करीब ऐसी मान्यता है। ऐसा कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है कि 1/6 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित होंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो टोटल सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 42 दे रखी हैं। अब पूछ रहा है उस राज्य में एससी के लिए सीटें कितने होंगी? तो 1/6 होंगी, किसका? 42 का। तो 42 का 1/6 आप निकालोगे तो कितनी आ जाएंगी? 7 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं देखो फिर आपको बता दूं, ये कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि संविधान में कहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये एक परंपरा के अनुसार है। ठीक, तो इस तरीके से काम चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? देखिए, आकस्मिक निधि क्या होता है पहले ये समझ लो। आकस्मिक निधि का मतलब है कि एक तो जो है भारत सरकार और राज्य सरकार का खजाना होता है संचित निधि, वो तो अलग है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, कुछ विशेष कार्यों की अचानक आवश्यकता पड़ने पर, मान लीजिए कोई नॉर्मल कार्य करना है, उसमें पैसे की ज़रूरत हुई, या मान लो कोई कार्य चल रहा है, कोई योजना चल रही है, उसमें पैसे की ज़रूरत हुई, तो सरकार फिर संचित निधि से पैसा नहीं निकालेगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक छोटा सा फंड और बना रखा है संचित निधि के अलावा। इस संचित निधि के अलावा जो फंड बनता है इसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। यानी कोई इमरजेंसी अचानक से आ गई और हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो राज्य सरकार भी आकस्मिक निधि बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। अब चूंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राज्य की आकस्मिक निधि कौन बनाएगा? तो ऑब्वियस बात है, राज्य की बात चल रही है तो राज्य का विधानमंडल ही तो बनाएगा। राज्य की बात है तो राज्य का विधानमंडल बनाएगा। केंद्र की बात होती तो संसद बनाता, राज्य की पूछ रहा है तो विधानमंडल हो जाएगा। अब चूंकि विधानमंडल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो समझ लो कि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही शामिल होंगे। ठीक है, दोनों ही इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को
निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? देखो, इस सवाल को समझने से पहले आपको जो राज्य के पीएससी हैं उनके बारे में कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। देखिए, सामान्य नियम यह है कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इनकी स्थापना की जाती है। आर्टिकल 315 में होता क्या है? तो राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्रॉपर एक आयोग बना हुआ है जिसका नाम है राज्य लोक सेवा आयोग। मैं राज्य की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। जैसे यूपी के पास भी एक अपना आयोग है और उस आयोग का नाम है यूपी पीएससी, जिससे हम लोग दो चार होते रहते हैं। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यूपी के स्पेशल अधिकारी हैं, ये इनकी नियुक्ति करेगा। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। अब मान लो कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या सही से काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग को भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग को भंग कर देंगे और राज्य लोक सेवा आयोग को भंग करने के बाद हम क्या करेंगे? हम राज्य लोक सेवा आयोग का जो काम है इसको सौंप देंगे संघ लोक सेवा आयोग को। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब, यूपी वाला हमारा आयोग काम बढ़िया नहीं कर पा रहा, कृपया करके हमारा काम भी आप ही संभाल लो। लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है ये तब की जाएगी जब भारत के राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करेंगे। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति ये कह दें, ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति ये कह दें कि राज्य लोक सेवा आयोग के काम को संघ लोक सेवा आयोग कर लेगा, तो ऐसा कहने पर जो काम है राज्य लोक सेवा आयोग का वो संघ लोक सेवा आयोग संभाल लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए। पीसीएस वगैरह में इस तरीके के सवाल खूब आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है सही है। देखो भाई, पहला कथन देखते हैं, ठीक है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी को, ठीक है। दूसरा, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में होती है। तो देखो ये भी ध्यान रखना, महान्यायवादी बनने की योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की है, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका संसद से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा, संसद द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका महाभियोग से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसमें से सही कथन देखेंगे महान्यायवादी के बारे में तो केवल दो ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। बाकी कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है, बाकी के गलत है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? बहुत ही बेसिक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन का और कई बार जो है हम इसको पढ़ चुके हैं। अगर हम समानता का अधिकार बात करेंगे तो साथियों सबको पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये है समानता का अधिकार। ये क्या है? ये है समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मैं समझता हूँ दुनिया जानती है मौलिक अधिकार लिए गए हैं साथियों यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है साथियों
अमेरिका से, सबको पता है, सब जानते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? मतलब ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। तो देखो इनमें ये पहले से ही है आर्टिकल नंबर 14 में, ठीक है। गोवध निषेध भी है और समान नागरिक संहिता, ये तो पहले से ही है, ठीक है, ये पहले से ही है। लेकिन इसमें जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये बाद में जोड़ा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे सरकारिया आयोग। देखिए आयोग सरकारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल सरकारी आयोग बल्कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े जितने आयोग हैं सब महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको याद रखना ही चाहिए। देखो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध है साथियों, याद रखेंगे हमेशा केंद्र और राज्य से। याद रखना केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है सरकारिया आयोग। और मैं आपको बता दूं सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही गठन, मतलब सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो भी निर्धारित होती हैं, ठीक है। राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक। और आज के लिए अंतिम सवाल देखेंगे साथियों। अंतिम प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखिए, भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। और जैसा कि आप आंसर की में नीचे देख ही पा रहे होंगे, इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वो होगा भाग 11। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में उल्लेख है संघ राज्य संबंधों का, ठीक। संघ और राज्य के बीच क्या संबंध होंगे वो बेसिकली भाग 11 में बताया गया है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा आसपास शोर है, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि उतना बेहतर स्टूडियो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जितना बेहतर बनाया जा सके बनाएं। बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए। कोई डाउट तो कमेंट के माध्यम से पूछे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।